चारों तरफ हेडलाइन होगी मगर कहीं थी नहीं। कम से कम रिपोर्ट कुछ किसी शेप में रिपोर्ट होता, रिपोर्ट तो होना चाहिए था। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने फोन किया कि आप चुप रहिए। इसका जानने का एक ही तरीका है कि मुझे चुप करके वो बोले, हाँ। और वो जब बोले तो पता चल गया कि किस तरफ ले जा रहे हैं चीजें। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मैं सत्यपाल मलिक, पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के साथ हूँ। इसलिए साथ हूँ कि करण थापर के साथ सत्यपाल मलिक जी ने जो कहा है प्रधानमंत्री की भूमिका के बारे में, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भूमिका के बारे में, मगर उससे भी ज़्यादा इसलिए भी आज इनके साथ हूँ कि एक पूर्व राज्यपाल का बयान आता है। उस बयान की अपने आप में बहुत गंभीरता है, लेकिन इसके बाद भी इस गौरवशाली लोकतंत्र वाले इस देश में ज़्यादातर मीडिया उस खबर को नहीं दिखा, इनके इंटरव्यू की कहीं चर्चा नहीं होती है, ज़्यादातर अखबारों में वो खबर गायब कर दी जाती है। तो ये बात ऑन रिकॉर्ड रहे, ताकि जब सत्यानाश के समय आपको लगे कि क्या किसी ने भी नहीं कहा, तो ऐसा ना हो, ये रिकॉर्ड 0/0 ना रहे। इसलिए मैं आया हूं ताकि आपको पता रहे कि कोई था। और करण थापर के बाद और भी शायद लोग आए, लेकिन ये वाकई दुख की बात है कि आपने इतना गंभीर बयान दिया। और आज जब आपको उम्मीद थी कि आज जब अखबार खोलेंगे तो चारों तरफ हेडलाइन होगी मगर कहीं थी नहीं। कम से कम रिपोर्ट कुछ किसी शेप में रिपोर्ट होता, रिपोर्ट तो होना चाहिए था। किसी भी शेप में रिपोर्ट किसी नहीं, भी शेप में नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, सिवाय एक टेलीग्राफ कलकत्ता के अलावा। तो आपने ऐसा कोई दौर देखा है आपातकाल के समय, उसके बाद में कि कोई वरिष्ठ नेता बयान दे रहे हों प्रधानमंत्री के? इशू बयान का सवाल नहीं है, इशू कितना इम्पोर्टेंट था। जैसे पुलवामा आज तक देश के लोगों की निगाह में एक बड़ा रहस्य है कि क्या हुआ था। उसमें जो हमारी गलतियां थीं उनको मैंने एडमिट किया था। और मैंने इनको, जब ये निकले वहाँ से कॉर्बेट पार्क से बाहर, तो इन्होंने ढाबे से मुझे फ़ोन किया और पूछा सतपाल भाई क्या हुआ। मैं कहा ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन इसमें हमारी भी गलती थी। तो उन्होंने कहा अभी चुप रहो, मैं आ जाऊँ दिल्ली तब बात करेंगे। फिर मुझे NSA का फ़ोन गया, उसने कहा सतपाल भाई इस पर बोलना नहीं है अभी कुछ। मैं कहा ठीक है नहीं बोलना। बट द फैक्ट वॉज कि CRPF ने इतना बड़ा काफिला कभी सड़क से नहीं जाता है। इनसे जहाज़ मांगे थे होम मिनिस्ट्री से, जो 5 एयरप्लेन होने मेरे से मांगते तो मैं कर देता, लेकिन मैं लूप में ही नहीं था। उन पे 8-10 लिंक रोड उसमें आके मिलती हैं हर जगह, कहीं भी दैट वाज नॉट बीइंग मैन्ड। कहीं जिप्सी नहीं थी, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई ले जाओ अंदर घुस जाओ। तो बहुत हमारी कमी रही हैं। उन सड़कों पर कोई बहुत ज़्यादा सुरक्षा नहीं थी। सुरक्षा नहीं थी। पर चूंकि आप राज्यपाल रहे हैं, तो जो काफिला गुजरने की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह की होती है? तो वो सारे रास्ते बंद होते हैं तभी वो काफिला गुजरता है? प्रोटोकॉल तो कुछ होगा उसका? जब वो निकलता है उस वक्त एक जिप्सी वहाँ खड़ी हो जाती है, जो साइड लेन्स आती हैं उन्हें रोकने के लिए। जब निकल जाता है तब उसको खोलते हैं। तो अगर ये जांच हो, अगर ये सारी बातें साबित की जा सकती हैं कि वहां पर कोई जिप्सी खड़ी नहीं थी उन 10 या 10 में से, मैं तो खुद गया, मैंने मालूम किया कोई जिप्सी, नो प्लेस वाज मैन्ड। तो इसका पुलवामा के पूरे मामले की जांच होनी चाहिए थी कि क्यों 900 लोग सड़क से जा रहे थे, जबकि इनका प्रोटोकॉल है सब फोर्सेस का कि वो एक साथ सड़क से इतनी नफरी को लेकर नहीं चलते हैं। वो इसलिए कि उन्होंने प्लेन मांगा, प्लेन होम मिनिस्ट्री ने मना कर दिया। असली जिम्मेवारी ये थी होम मिनिस्ट्री वाली। पर सतपाल मलिक जी, आप प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, ये बात आपने तब भी कही थी टेलीविज़न में जब आप फ़ोन से इंटरव्यू दे रहे थे कि प्रोटोकॉल है कि इतनी गाड़ियां एक साथ काफिला लेकर कोई नहीं निकलती हैं, गाड़ियां जो हैं। पर ये प्रोटोकॉल है क्या? वाकई में ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा रिवाज है, मैं जानता नहीं कि लिखित है कि नहीं है, लेकिन इतना बड़ा काफिला सड़क से नहीं गुजरता है फोर्सेस का एक साथ नहीं गुजरता है। तो पहले भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता रहा है? हेलीकॉप्टर का टुकड़े टुकड़े में जाते थे, पर इतना बड़ा काफिला रेयर है एक तरह से। जी। पर ये आप जो कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय से हेलीकॉप्टर की मांग, प्लेन की मांग, अगर वो मुझसे मांगते तो मैं आधे घंटे में इंतजाम करा देता। कोई मुश्किल काम नहीं था। तो इस जानकारी का एक्सेस कैसे है? मतलब क्या CRPF और गृह मंत्रालय के बीच में पत्राचार हो रहा था? नहीं, मुझे ये CRPF के लोगों ने बताया कि साहब हमने तो प्लेन मांगा था, अगर हमको प्लेन मिल जाते तो हम सड़क से आते ही नहीं।
तो मैंने वो पहले ही दिन रिएक्शन में अपने इसका जिक्र कर दिया था। आपको उसी वक्त चुप करा दिया जी। गया। ये जो चुप कराने की भाषा थी वो किस तरह की भाषा थी? वो इस तरह की भाषा क्या थी वो कि प्यार से समझाया जा रहा वो था या प्यार धमकाया जा रहा था? प्यार से ही कहा जा रहा था कि हम हाँ। दिल्ली आ जाएं तब इस पे वो करेंगे, अभी आप किसी को कुछ मत बोलना। और ये बातचीत कैसे हुआ करती थी, मोबाइल फोन से या लैंडलाइन से? ऐसे हुआ था कि ये अपनी शूटिंग करा रहे थे उसमें नेशनल कॉर्पोरेट पार्क में, वहाँ कोई कम्युनिकेशन नहीं है फ़ोन का। तो जब उससे निकल के एक ढाबे से इन्होंने मुझे फ़ोन किया। ढाबे से? ढाबे से, जी हाँ, कहीं कोई होटल या ढाबे से फ़ोन किया और मेरे से पूछा सतपाल भाई क्या हुआ, तो मैंने बताया साहब ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन मेरे से मैं बहुत उद्वेलित था और मैंने कहा साहब इसमें गलती हमारी भी है कि हमने उनको जो सुविधाएं थी वो नहीं दी, अगर हम प्लेन दे देते तो ये नहीं होता। तो मुझे कहा गया कि अभी इस पे चुप रहो, मैं दिल्ली आ जाऊं तब बात करेंगे। पर मलिक साहब, आपका अपना आप एक राजनेता हैं, सक्रिय राजनेता है, सोचने समझने वाले हैं। जब ये चुप कराया गया तो कुछ खटका था आपको? मैं समझ गया था कि ये क्या है, चुनाव से कुछ रिश्ता है। ये है कि जो है वो नहीं बताया जाएगा, जो है वो नहीं बताया जा रहा है। आप काफी कुछ समझ गए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का फोन प्रधानमंत्री के बाद आया। और कितनी देर के बाद आपने प्रधानमंत्री को पहली बार संपर्क किया था घटना हो जाने के बाद? क्या आप बहुत फोन मिला रहे थे? मैं तो उनको कर नहीं सकता था चूंकि वो अवेलेबल नहीं थे फोन पे। उन्हीं का फोन आया था, तब तक मैं 1-2 चैनल को ये बता चुका था बात। अच्छा, आप उनको अप्रोच नहीं कर सकते थे, उनका फोन आया। और उनका फोन घटना की कितनी देर बाद आया? घटना के आया होगा 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद आया होगा, क्योंकि ये जरूरी है जानना, क्योंकि ये बात कही जाती है कि जहां वो शूटिंग कर रहे थे वहां फोन नहीं था। ऐसी चर्चाएं कई बार छपी हैं। हम यहाँ पर आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, आसपास बहुत सारा फोन है, आपका भी है, हमारा भी है, साइलेंट है, पर आमतौर पे बंद कर दिया जाता है। कॉर्पोरेट पार्क में मैं खुद गया हूँ, वहाँ फोन की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। पर प्रधानमंत्री हैं आप, एक परमाणु ताकत से लैस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कहाँ ऐसे चले जाएंगे? फिल्म बनवा रहे थे अपने पे, ये उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। ये उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। और वॉकी टॉकी बहुत सारी चीजें होती हैं, बिना संचार के तो वहाँ नहीं हो सकते। नहीं, लेकिन वो चाहते तो वहाँ सुविधा हो सकती थी। वो चाहते तो वहाँ सुविधा हो सकती थी, मगर ऐसा कोई क्यों चाहेगा? कोई राजनेता, कोई राज्यपाल, शूटिंग ही तो करनी है। क्यों डिस्टर्ब होना उसी शूटिंग पे? एक विदेशी जर्नलिस्ट था जो इनकी शूटिंग कर रहा था और उसकी हिदायत थी कि आप होंगे और मैं होऊंगा और कोई नहीं होगा। पर आसपास सिक्योरिटी वाले तो होंगे, पर उस चक्र में तो कम्युनिकेशन तो हो सकता था। अब मैं नहीं जानता वहाँ क्या थी, वहाँ आप नहीं जानते हैं, पर आपकी बातों से मुझे लगा कि काफ़ी कुछ जानना चाहिए, कॉल डिटेल से जानना चाहिए कि कब फ़ोन आया है, उन्होंने कितनी बार फ़ोन किया था? मुझे 1 ही बार किया बाहर निकलने के बाद। और उसके बाद इस मसले पर आपसे कोई दोबारा कोई बात ही चीत नहीं? तो आके इन्होंने जो अपना स्टैंड लेना था वो ले लिया और मैं समझ गया कि ये, तो मैं चुप हो गया। और आपसे कोई फिर बातचीत नहीं हो रही थी? ये शहीदों के जो पार्थिव शरीर दिल्ली लाए जाने थे, उस प्रक्रिया में भी आपसे कोई बात नहीं कर रहा था? उसमें राजनाथ जी गए थे उनको लास्ट वो देने के लिए कंधा, उसमें मैं उनके साथ था कॉफिन को कंधा देने में। और घटना के बाद आपको पता चला कि 5 जहाज की मांग हुई थी गृह मंत्रालय? घटना के तत्काल बाद मुझे पता चला। लेकिन हम इसीलिए मैं रिएक्ट भी कर गया जब मेरी इनसे बात हुई। इन्हें पता चल गया होगा कि मैंने कुछ कहा है, और NSA ने बताया होगा कि मैंने इस तरह का कुछ कह दिया, तो इन्होंने कहा नहीं अब चुप रहिए इसमें। जल्दी करना। ऐसे हो या वैसे हो। जो 1 साल बाद, घटना के 1 साल बाद उनकी रिपोर्टिंग है, और उसमें लिखा है कि 1 साल तक पड़ताल के बाद उन्होंने ये खबर लिखी है। उसमें है कि 13 फरवरी तक, मतलब जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक 11 बार इंटेलिजेंस की इनपुट थी कि आतंकी हमला हो सकता है इस तरह का, और लास्ट इनपुट जो है वो 13 फरवरी का है। क्या ये बात सबके साथ जब ये बात शेयर हो रही थी तो क्या इस तरह की कोई रणनीति नहीं बनी कि हमें ये काफिला मूव नहीं कराना चाहिए? या काफिले के बारे में कोई इनपुट नहीं था, जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। असल में ये जो गाड़ी वाला था जिसके पास ये विस्फोटक थे, ये तो 10 दिन से उस एरिया में घूम रहा था। और ये पता था? ये इनको अगर पता था इनपुट वालों को तो ये पता होना चाहिए ना कि विस्फोटक से भरी गाड़ी घूम रही है यहाँ। और ये पता था तो फिर हर
लिंक रोड मैन क्यों नहीं थी? तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि पूरी वो इसकी इंटेलिजेंस इस तरह की गाड़ी घूम रही थी विस्फोटक से वो भरकर। इंटेलिजेंस फेल्योर थी हम लोगों की, जिसमें मैं अपने को भी जिम्मेवार मानता हूं, जो कि अल्टीमेटली मैं वहाँ गवर्नर था। पर आप क्यों जिम्मेदार मानते जब आप उस लूप में ही नहीं मैं रखे लूप जा में रहे नहीं था। हैं कि एक काफिला वहां मूव हो रहा है? मुझे सीआरपीएफ ने कुछ नहीं बताया था कि हम कहां से कहां जा क्या रहे हैं। ऐसा सामान्य तौर पर होता है सामान्य कि तौर पर ये फोर्सेज अपने आप से मूव करती हैं? राज्यपाल को नहीं पता नहीं चलता पता है कि 2700 900 या हाँ, 20 कितने 50 लोग गाड़ियां मूव कभी- कर रही हैं, कभी- ये आपको पता नहीं चलता है? मुझे तो घटना के बाद पता चला। पर फ्रंटलाइन की खबर में एक बात और है, छोटी सी सूचना है कि 13 फरवरी तक इंटेलिजेंस के इनपुट आ रहे हैं कि आतंकी हमला हो सकता है, और 13 फरवरी को जम्मू कश्मीर पुलिस में फेरबदल होता है। अवंतीपुरा के एसपी को मोहम्मद जायद को हटाया जाता है। पर ये क्या कुछ इसको जोड़कर देखा जा सकता है? नथिंग कुछ को तो इसमें नहीं। मुझे पता होता अगर कोई रीजन होता। पर ये फेरबदल किसके कहने पर हुआ होगा? इसमें कौन होता? गवर्नर की भूमिका होती है। फेरबदल की गवर्नर को जानकारी होती है, लेकिन होता है ये पुलिस के लेवल पे। पुलिस के लेवल पे होता है। पुलिस को भी इस सिलसिले मुझे नहीं लगता कि लूप में रखा गया था। सीआरपीएफ, आर्मी, ये सब लोग अपना वहाँ ऑटोनोमस काम करते हैं। पर सतपाल मलिक जी, हम इसके बाद इन सब की अगर रिकॉर्ड देखी जाए, आप जो बात कह रहे हैं, तो क्या किसी फाइल पे आपने कुछ कहा, लिखा, बोला कि ये चीज़ें हैं हमारे? कुछ तो आपने रिपोर्ट सेंटर को भेजी कुछ होगी। नहीं बोला ना लिखा, लेकिन एक बार जब ज्वाइंट फोर्सेस की मीटिंग हुई उसमें मैंने ये ज़रूर उठाया था और इनको सीआरपीएफ के लोगों को डांटा था जी। कि आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए था इस तरह का। तो क्योंकि हमारा एंगल बदल गया था उस वक्त। एंगल बदल गया था। पर एक चीज़ हमने नोट किया कि आप पहले दिन से लेकर आज तक कभी पाकिस्तान को आप बख्श नहीं रहे हैं, उसकी भूमिका को आप कभी माफ़ी नहीं दे रहे हैं। आप ये बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान चाहता था कि वो हमला करे, लेकिन गलतियां हमारी तरफ से हुई हैं। पाकिस्तान चाहता नहीं था, लेकिन इतना बड़ा एक्सप्लोसिव चाहता था कि नहीं, इतनी तादाद में एक्सप्लोसिव बिना पाकिस्तान के यहाँ से लोकली नहीं प्रोक्योर हो सकता था। वो पाकिस्तान ने ही अरेंज कराया होगा किसी तरह से। और वो जो पकड़ा गया आदमी, जिसकी गाड़ी थी, मारा गया, पकड़ा के आइडेंटिफाई हुआ, उसके पाक कनेक्शंस थे। तो आपको, लेकिन मेरी शिकायत जिसमें आज हुई है कि इसकी कोई थोरो इंक्वायरी नहीं हुई पूरे मामले की। क्या आपसे, हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं, आज भी कांग्रेस ने कहा कि 4 साल में जांच हुई या नहीं हुई है, क्या आप आधिकारिक रूप से जानते हैं कि ऐसी कोई जांच चल रही है? आपसे कुछ पूछा गया? कुछ नहीं। आपसे कभी कुछ नहीं पूछा गया कि आपके क्या इनपुट्स थे? कुछ नहीं। तो फिर ये जानने का क्या तरीका है कि प्रधानमंत्री ने आपको कहा कि आपके बयान के अलावा कि आप चुप रहिए, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने फोन किया कि आप चुप रहिए? इसका जानने का एक ही तरीका है कि मुझे चुप करके वो बोले। हाँ। और वो जब बोले तो पता चल गया कि किस तरफ ले जा रहे हैं चीज़ों को। मैं उसमें फिर दखल नहीं किया। आप कर नहीं सकते थे या आपको लग रहा था कि कर भी नहीं सकता था? भाई, जब केंद्र सरकार ये कह रही है कि ये पाकिस्तान का खेल है, तो मैं उसमें कैसे दखल करता? देशद्रोह हो जाता मेरे पार्ट पे तो उस वक्त बोलना। तो ये वाला पार्ट जो आप कह रहे हैं, इसमें देशद्रोह नहीं होगा? वो लोग तो कहेंगे कि ये भी, फिर भी ये भी देशद्रोह है। मैं तो उसमें बहुत उत्तेजित और बहुत डिस्टर्ब था, इसलिए बोल गया था शुरू के झटके में। लेकिन जब मुझे कहा गया तो मैं चुप हो गया। तो आपकी तो फिर भी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी, या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब से भी मुलाकात हुई होगी, तो कभी इस तरह की बात आपने? नहीं, मैंने फिर नहीं छेड़ा। फिर नहीं छेड़ा, और उन्होंने भी कुछ नहीं कहा कि चुप रहना है? सीआरपीएफ डायरेक्ट इनके नीचे आती थी, ये जिम्मेवार थे, ये जो चाहे करें। अगर पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस की फेलियर होती तो सीधे सीधे मेरे हाथ में था। मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे लगा कि मैं आपके घर में एंटर कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मुझे लगा यहाँ ईडी वाले बैठे होंगे और आपकी जेब तलाश रहे होंगे। मेरे यहाँ किताबों के अलावा कुछ नहीं है मेरे घर में। किताबों के अलावा कुछ भी नहीं? कुछ नहीं है जी। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मलिक साहब के यहाँ सीबीआई और ईडी वाले आनी चाहिए थी, अभी आनी तक तो चाहिए। आई